कर रहे हैं यूनिट नंबर 4। नाउ वी आर स्टार्टिंग यूनिट नंबर 4, फॉर्म्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मीन्स कंट्रीज इन अ रीजन joining together to reduce or remove trade barriers like tariffs and quotas so they can trade freely and grow economically। अब हमने देखा था जब ट्रेड कर रहे होते हैं तो ट्रेड करते टाइम क्या है, कुछ टैरिफ्स लग रहे थे, कुछ कोटास लग रहे थे। क्यों? ताकि इंपोर्ट जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाए। ठीक है, कर रहे थे पहले से। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब है एक रीजन में कुछ कंट्रीज़ जो है ना वो साथ में ना ज्वाइन हो जाती हैं ताकि वो ना इस ट्रेड बैरियर को ना या तो पूरा हटा दे या तो इसे कम कर दे। ठीक है, ताकि वो अपना जो व्यापार है बड़ी फ्रीली कर सके और साथ ही साथ अपनी इकोनॉमी पर बढ़ा ले। एग्जाम्पल यूरोपियन यूनियन EU, एशियन सार्क। अब इस इंटीग्रेशन का गोल क्या होता है? ताकि पहली तो बात कि हमें फ्री ट्रेड हो पाए। ठीक है, फ्री इजीली ट्रेड हो, फ्री ट्रेड हो, इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है वो इंक्रीज हो। ठीक है, मार्केट एक्सेस बढ़े, इम्प्रूव हो, एंड स्ट्रेंथन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक टाइज। पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक टाइज हैं बिटवीन जो रीजन की कंट्रीज़ हैं उनके बीच में वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, पॉलिटिकली, गवर्नमेंट वाइज, इकोनॉमिकली, पैसों के तरीके से तो इनको भी स्ट्रेंथन करना है। तो ये इनके कुछ गोल्स हैं। अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट लेवल। देयर आर 5 मेन फॉर्म्स। यहाँ पे 5 तरीके के मेन फॉर्म्स हैं, ईच ऑफरिंग अ डिफरेंट लेवल ऑफ कोऑपरेशन। और हर कुछ जो हर है ना वो हर एक लेवल जो है अलग अलग टाइप का कोऑपरेशन लेके आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो है रीजनल इंटीग्रेशन का फॉर्म है वो है फ्री ट्रेड एरिया, FTA। ठीक है, फ्री ट्रेड एरिया में क्या है, कंट्रीज रिमूव टैरिफ्स एंड ट्रेड बैरियर्स ओनली अमंग देमसेल्व्स। यहाँ पे जो कंट्रीज होती हैं ना वो जो भी टैरिफ्स लगते हैं उसको बिल्कुल हटा देती है। ठीक है, एंड ट्रेड बैरियर्स जो भी लगे होते हैं उसे हटा देती हैं ओनली अमंग देमसेल्व्स। मतलब जो कंट्रीज साथ में ज्वाइन होते हैं उन्हीं के बीच में सिर्फ ये ऐसा करती है। बट ईच कंट्री हैज़ इट्स ओन रूल्स। बट हर कंट्री के अपने खुद के रूल्स होते हैं ट्रेड करने के विद नॉन मेंबर कंट्रीज। जो कंट्रीज मतलब मेंबर नहीं है आपके इस यूनियन के वटेवर, उसके अंदर जो मेंबर नहीं है उनके साथ ट्रेड करने के हर कंट्री के अपने रूल्स होते हैं। बट बिटवीन देमसेल्व्स, अमंग देमसेल्व्स, वो जो ट्रेड बैरियर्स है उसे रिमूव कर देते। तो ये क्या है, फ्री ट्रेड। फ्री नाम से ये फ्री ट्रेड एरिया, ट्रेड फ्रीली हो रहा है। तो फ्रीली कैसे होगा, टैरिफ्स हटा के होगा। की पॉइंट्स क्या है इसके, नो टैरिफ्स ऑन मेंबर कंट्रीज गुड्स। देखो जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके सामान पे कोई टैरिफ नहीं लगेगा। इंडिपेंडेंट ट्रेड पॉलिसीज विद नॉन मेंबर्स। और जो नॉन मेंबर्स कंट्रीज हैं, जो मतलब कंट्रीज नहीं है मेंबर इसकी, उनके साथ इंडिपेंडेंट ट्रेड पॉलिसीज आप जैसी मर्जी आपकी ट्रेड पॉलिसीज है वो बन सकती हैं। मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का सबसे बेसिक लेवल है। एग्जाम्पल नेफ्टा, नाउ उसका बिटवीन USA, कनाडा, मेक्सिको। पहले नेफ्टा है बट उसको अब USMCA कह रहे हैं। उसमें का ये USA, कनाडा एंड मेक्सिको के बीच में है। ठीक है, फिर हमारे पास सेकंड जो इंटीग्रेशन है वो है कस्टम्स यूनियन। सो फ्री ट्रेड अमंग मेंबर्स प्लस ऑल मेंबर्स हैव द सेम एक्सटर्नल टैरिफ पॉलिसी टुवर्ड्स नॉन मेंबर्स। अब यहाँ पे क्या है, सेम चीज़ है जैसे पहले वाले में हो रहा था कि फ्री ट्रेड रहेगा अमंग मेंबर्स कंट्रीज, ऑल मेंबर्स हैव द सेम एक्सटर्नल टैरिफ पॉलिसी। और जो मेंबर कंट्रीज़ है ना उन सब के पास ना सेम टैरिफ पॉलिसी उनकी बनी है। किसके लिए, जो नॉन मेंबर कंट्रीज़ के साथ जो आप ट्रेड करोगे उसके लिए जो टैरिफ पॉलिसी आपने बनाई है ना वो जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उस यूनियन में उन सब की सेम ही होगी। अगर एक कंट्री एक रीजन में अगर 5 कंट्रीज़ का यूनियन है एंड 1 कंट्री हैज़ कि ये वाला पॉलिसी है तो आपकी जो 4 पार्ट हैं उनका भी सेम ही पॉलिसी रहेगा। ठीक है, जो नॉन मेंबर कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करने का। सो की पॉइंट्स इसके क्या है, फ्री ट्रेड विद इन द ग्रुप। मतलब ट्रेड जो ग्रुप के अंदर है वो फ्री रहेगा, ट्रेड व्यापार ट्रेड जो है वो फ्री रहने वाला है। कॉमन टैरिफ अगेंस्ट आउटसाइडर्स, जो आउटसाइडर्स है जो मेंबर नहीं है ग्रुप के उन आउटसाइडर्स के लिए जो टैरिफ है ना वो सबके लिए कॉमन रहेगा, जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उन सब के लिए। लेस फ्लेक्सिबिलिटी देन FTA में तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा थी बिकॉज आप इंडिपेंडेंटली वहाँ काम कर रहे हो। लाइक मेंबर कंट्रीज़ में तो कोई टैरिफ लगाना नहीं और जो बाहर के साथ है वो अपने आप कर सकते हो। बट यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी कम रहेगी FTA से एक्सटर्नल पॉलिसी में। एग्जाम्पल मेरकोसुर, साउथ अमेरिका। थर्ड हमारे पास जो है यहाँ पे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन दैट इज कॉमन मार्केट।
customs union plus free movement of factors of production like labor, capital and services among member countries. कस्टम यूनियन है प्लस फ्री मूवमेंट रहेगा जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि हमारे पास लेबर है, कैपिटल है, सर्विसेज है, जो भी मेंबर कंट्रीज है उसमें ये मूवमेंट इन चीज़ों का फ्री रहने वाला है. की पॉइंट्स, सेम ट्रेड रूल्स लगेंगे, ठीक है, प्लस फ्री मूवमेंट रहेगा पीपल और कैपिटल का. हेल्प्स इन डीपर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ये हमारे जो डीपर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में हेल्प करता है. एग्जाम्पल यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया EEA. देन फोर्थ हमारे पास आ जाता है इकोनॉमिक यूनियन, कॉमन मार्केट प्लस countries also share common economic policies like taxation, subsidies and monetary policies. यहाँ पे मार्केट कॉमन रहने वाली है और कंट्रीज जो है कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज को शेयर करनी होंगी. सेम पॉलिसीज है लाइक टैक्सेशन की चीज़ जो भी रिलेटेड है वो सेम है, सब्सिडीज, मॉनेटरी पॉलिसीज. की पॉइंट्स क्या पे, यहाँ पे फ्री ट्रेड रहेगा प्लस कॉमन एक्सटर्नल पॉलिसीज है, ठीक है. जो एक्सटर्नल पॉलिसीज हैं वो कॉमन है, ट्रेड फ्री है, फ्री फैक्टर का मूवमेंट है, कोऑर्डिनेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उसका भी कोऑर्डिनेशन है, टैक्स पेंडिंग, क्लोजर इंटीग्रेशन, देन कॉमन मार्केट. यहाँ पे क्लोजर इंटीग्रेशन है कॉमन मार्केट के कंपैरिजन में. एग्जाम्पल यूरोपियन यूनियन EU टू अ लार्ज एक्सटेंट. ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है पॉलिटिकल यूनियन, मोस्ट एडवांस्ड. मेंबर कंट्रीज बिकम पॉलिटिकली यूनाइटेड. जो मेंबर कंट्रीज होती हैं, जो ग्रुप में मेंबर्स थी वो पॉलिटिकली ना यूनाइट हो जाती है, साथ में आ जाती है विद अ सेंट्रल गवर्नमेंट, जिनकी एक ही गवर्नमेंट बन जाती है. पॉलिटिकली सबकी अपनी अपनी पॉलिटिक्स है, बट यहाँ पे क्या बात करी गई है, पॉलिटिकली वो साथ में आ गई हैं, सबकी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है पूरे इंटायर ग्रुप के लिए. की पॉइंट्स क्या है, वन सेंट्रल पॉलिटिकल अथॉरिटी है, एक ही पॉलिटिकल अथॉरिटी रहेगी सेंट्रल, एक ही करेंसी रहेगी, एक ही सरकार रहेगी, शेयर्ड लॉज रहेंगे, जो भी लॉज होंगे शेयर्ड होंगे. हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है, ये सबसे हाईएस्ट फॉर्म है. एग्जाम्पल दिस इज रेयर, वैसे रेयर है. यूरोपियन यूनियन हैज़ एलिमेंट्स ऑफ इट, जो यूरोपियन यूनियन है उसके अंदर इसके एलिमेंट्स हैं पर ये पूरा नहीं है, ठीक है. सो समरी टेबल में समझते हैं कि हमारे पास देखो क्या क्या थे लेवल. फ्री ट्रेड एरिया था सबसे पहले, FTA, फिर कस्टम यूनियन, फिर कॉमन मार्केट, फिर इकोनॉमिक यूनियन, फिर पॉलिटिकल यूनियन. सो फ्री ट्रेड एरिया में क्या था, ट्रेड रूल्स थे, ठीक है, ठीक है. और इसमें कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ था, नहीं था. इसमें हमारा जो एक्सटर्नल टैरिफ्स हम लगाएंगे वो कॉमन नहीं है, इंडिपेंडेंट है. फैक्टर मूवमेंट भी इसमें इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है. कॉमन पॉलिसीज नहीं है, पॉलिटिकल यूनिटी नहीं है. जब हम कस्टम यूनियन की बात करते हैं तो ट्रेड रूल्स सेम है, ठीक है. कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ है इसमें है, कस्टम यूनियन में कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ है. फैक्टर की मूवमेंट जो है उससे ईजी है, नहीं है. कॉमन पॉलिसीज क्या है क्या, नहीं है. पॉलिटिकल यूनिटी है, नहीं है. फिर जब हम कॉमन मार्केट की बात करते हैं तो ट्रेड रूल्स हैं, ठीक है. फिर कॉमन मार्केट में कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ्स है, फैक्टर मूवमेंट है, इजी है. कॉमन पॉलिसीज है, नहीं है. पॉलिटिकल यूनिटी है, नहीं है. देन हम इकोनॉमिक यूनियन पे बात करते हैं तो ट्रेड रूल्स हैं, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ्स है, फैक्टर मूवमेंट इजी है, कॉमन पॉलिसीज है, पॉलिटिकल यूनिटी नहीं है. और लास्ट जो हमारे पास आता है पॉलिटिकल यूनियन, इसका नाम ही पॉलिटिकल आता है. यहाँ पे ट्रेड रूल्स भी हैं, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ भी लग रहा है, फैक्टर मूवमेंट बहुत इजी है, कॉमन पॉलिसीज भी हैं और पॉलिटिकल यूनिटी भी. यहाँ सरकारी सारी एक हो गई. सो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन एफर्ट्स अमंगस्ट कंट्रीज इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया. हम एक बार ये समझ लें हैं कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है. व्हेन कंट्रीज कम टुगेदर टू फॉर्म अ रीजनल ग्रुप, जब कंट्रीज साथ में आगे एक रीजनल ग्रुप बनाती हैं फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स, साथ में ही इकोनॉमिक बेनिफिट्स को लेने के लिए, जैसे कि फ्री ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कोऑपरेशन एंड शेयर्ड पॉलिसीज़. इसी को हम क्या कहते हैं, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. मतलब कंट्रीज ने साथ में आके एक ग्रुप बनाया सिर्फ इसलिए ताकि उनको साथ में बेनिफिट मिल सके. Now let's study them in happening in 3 major regions. तो 3 मेन रीजन्स में कैसे ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो रहा है ये समझते हैं. सबसे पहले यूरोपियन यूनियन EU. तो ये EU क्या है. द यूरोपियन यूनियन इज़ अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 27 यूरोपियन कंट्रीज़. यूरोपियन यूनियन एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है, मतलब साथ में मिलकर एक ग्रुप बनाया है 27 यूरोपियन कंट्रीज़ ने, ठीक है, जो कि ट्रेड में, लॉज में, फाइनेंस में और इवन सिंगल करेंसी में ये सब कोऑपरेट करते हैं, ठीक है. सिंगल इनकी करेंसी चलती है यूरो बहुत सी कंट्रीज़ में.
बैकग्राउंड इनका क्या है, इन्होंने स्टार्ट किया था 6 कंट्रीज़ के साथ 1957 में एज द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC, लेटर एक्सपैंडेड एंड रीनेम्ड एज यूरोपियन यूनियन। बाद में इन्होंने इसको एक्सपैंड कर दिया और इसका फिर से नाम क्या रखा, यूरोपियन यूनियन, इन 1993 में ये करा किसके साथ, मैस्ट्रिच ट्रीटी के साथ, ठीक है। इसके की फीचर्स क्या हैं EU के, इसके फीचर्स क्या है, पहली तो बात आपको फ्री ट्रेड मिलता है, ठीक है। नो टैरिफ्स और कोटाज ऑन द ट्रेड बिटवीन मेंबर कंट्रीज, जो भी मेंबर कंट्रीज है उनके जब ट्रेड उनके बीच में होता है तो कोई टैरिफ नहीं लगता, कोई कोटा डिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। सिंगल मार्केट है इनकी, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज कैपिटल एंड लेबर, मतलब गुड्स सर्विसेज कैपिटल लेबर इनका फ्री मूवमेंट रहता है, ट्रांसफ़र हो सकती हैं। कॉमन करेंसी रहती है यूरो, यूज्ड बाय 20 ऑफ 27 मेंबर कंट्रीज, मतलब 27 मेंबर कंट्रीज़ में से जो 20 कंट्रीज़ हैं वो यूरो को यूज़ करती है एज देयर करेंसी, यूरोजोन। कॉमन पॉलिसीज़ हैं इनकी, एग्रीकल्चर, फिशरीज़, एनवायरनमेंट, रीजनल डेवलपमेंट, सब में कॉमन पॉलिसीज़ हैं। फिर कस्टम्स यूनियन, सेम एक्सटर्नल टैरिफ्स ये लोग अप्लाई करते हैं फॉर ट्रेड विद नॉन मेंबर कंट्रीज़, जो नॉन मेंबर कंट्रीज़ है, जो पार्ट नहीं है इस ग्रुप का, उनके साथ जब इनको ट्रेड करना होता है तो जितनी कंट्रीज़ हैं उनके सेम एक्सटर्नल टैरिफ लगता है। जिस टाइप का टैरिफ एक कंट्री लगा रही है वैसे ही जो दूसरी कंट्रीज़ हैं मेंबर कंट्रीज़, उनका भी सेम टाइप का ही टैरिफ लगेगा। पॉलिटिकल कोऑपरेशन, पार्शियल पॉलिटिकल यूनिटी, शेयर्ड लॉज इन वाया EU पार्लियामेंट, तो इनका पॉलिटिकल यूनिटी, पार्शियल पॉलिटिकल यूनिटी है, इनके लॉज जो हैं वो शेयर्ड हैं किसके, EU के पार्लियामेंट के थ्रू, तो पॉलिटिकल कोऑपरेशन है। क्या इंपॉर्टेंस है EU की, ये सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है वर्ल्ड का, ठीक है। ये जॉब क्रिएशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और प्राइस की स्टेबिलिटी में मदद करता है, ठीक है। ये यूरोप को कंपेटिटिव बनाता है ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। ये डिस्प्यूट सॉल्व करता है एक सेंट्रल लीगल सिस्टम के थ्रू, क्योंकि एक ही पॉलिटिकल इन्होंने गवर्नमेंट रखी है तो उसके थ्रू सबके सॉल्व हो जाते हैं डिस्प्यूट। रीजन हमारा इसमें आता है दैट इज़ नॉर्थ अमेरिका, उसका यूनाइटेड स्टेट्स, मेक्सिको, कनाडा अग्रीमेंट, USMCA। सो व्हाट इज़ उसका इज़ अ ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन USA, कनाडा एंड मेक्सिको। एक ट्रेड अग्रीमेंट किसके बीच में है, USA, मेक्सिको, कनाडा, जो कि 2020 में साइन किया गया था टू रिप्लेस द ओल्ड नेफ्टा, मतलब पहले से एक एग्जिस्ट कर रहा था नेफ्टा, उसको रिप्लेस करके नया लेके आए, उसका 2020 में लेके आए, इसको रिप्लेस करके नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट था। सो बैकग्राउंड इसका क्या था, नेफ्टा बिगेन इन 1994 में स्टार्ट हुआ था, क्या प्रमोट करने के लिए, फ्री ट्रेड प्रमोट करने के लिए नॉर्थ अमेरिका में। इसको रिप्लेस कर दिया गया उसका से 2020 में नई अपडेट्स के साथ, नए रूल्स के साथ, किसके ऊपर, ट्रेड के ऊपर, लेबर के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर नए रूल्स लेके आए और इसे रिप्लेस कर दिया। की फीचर्स क्या है उसमें कहा कि फ्री ट्रेड एरिया, ट्रेड बिटवीन टैरिफ्स बिटवीन द ट्रेड विदाउट टैरिफ्स बिटवीन द 3 कंट्रीज, जो 3 कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होगा इसमें कोई टैरिफ नहीं लगने वाला। रूल्स ऑफ ऑरिजिन, स्ट्रिक्टर रूल्स टू इंश्योर प्रोडक्ट्स आर मोस्टली मेड इन नॉर्थ अमेरिका, रूल्स को स्ट्रिक्ट करा गया है ताकि जो प्रोडक्ट्स है वो सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में ही बने, ठीक है। लेबर लॉज, स्ट्रॉन्गर वर्कर राइट्स एंड लेबर प्रोटेक्शंस, वर्कर के राइट्स का भी स्ट्रॉन्ग है, लेबर प्रोटेक्शन दिया गया है, ठीक है। एनवायरमेंटल रूल्स, कमिटमेंट्स टू कंट्रोल पॉल्यूशन एंड प्रोटेक्ट नेचर, इनकी अपनी कमिटमेंट्स भी है, इनको पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, नेचर को प्रोटेक्ट करके चलना है, तो एनवायरमेंटल रूल्स भी बनाए गए हैं। डिजिटल ट्रेड, सपोर्ट फॉर ऑनलाइन कॉमर्स, डेटा प्रोटेक्शन, ये ऑनलाइन कॉमर्स सपोर्ट भी लेके आया है, डेटा प्रोटेक्शन भी है, डिजिटल ट्रेड भी है। डिस्प्यूट सेटलमेंट, स्ट्रॉन्ग सिस्टम टू रिजॉल्व ट्रेड डिसएग्रीमेंट्स, अगर ट्रेड के से रिलेटेड कोई भी डिसएग्रीमेंट चल रहा है तो उसके लिए इनके पास एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम है जो इसको सॉल्व कर देता है चीज़ें। इंपॉर्टेंस क्या है उसमें का कि स्ट्रेंथन्स नॉर्थ अमेरिकाज इकोनॉमिक पावर, नॉर्थ अमेरिका की इकोनॉमिक पावर को स्ट्रेंथन करता है, ये स्ट्रॉन्ग करता है, जॉब्स को प्रोटेक्ट करता है, स्पेशली इन ऑटोमोबाइल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स, जो ऑटोमोबाइल और एग्रीकल्चर सेक्टर्स है उनकी स्पेशली ये जॉब्स को प्रमोट करता है, प्रोटेक्ट करता है। कंट्रोल्स अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कोई अगर ट्रेड प्रैक्टिस अनफेयर चल रही है उसको कंट्रोल करता है। एनकरेज करता है क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट रीजन है हमारे पास एशिया, सार्क एंड एशियन। सो सार्क दैट इज साउथ
Asian Association for Regional Cooperation. SAARC is a regional group of 8 South Asian countries. 8 जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है उसका ये एक रीजनल ग्रुप है जो साथ में वर्क कर रहा है फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, अपनी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए वर्क कर रहा है. साथ में मेंबर्स कौन कौन है इसके अंदर? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, अफगानिस्तान. इसके की ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्रोमोट ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. ये ट्रेड को, व्यापार को और इकोनॉमिक ग्रोथ, जो भी जीडीपी से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड जितनी भी ग्रोथ है उसको प्रमोट करने का इसका की ऑब्जेक्टिव है. ये हेल्प करता है पॉवर्टी को कम करने में, ठीक है, गरीबी हटाने में मदद करता है. इनकरेज कोऑपरेशन इन एजुकेशन, हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ये एजुकेशन में, हेल्थ में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, कोऑपरेशन में हेल्प करता है, इनकरेज करता है कि कोऑपरेट करें. एंड देन हमारे पास आता है स्ट्रेंथन्स कल्चर्स एंड सोशल टाइज. ये कल्चर को और जो सोशल टाइज है उसको भी स्ट्रेंथन करता है. क्या चैलेंजेस हैं जो सार्क फेस करता है? सबसे पहले तो पॉलिटिकल टेंशन, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान इशू. इंडिया और पाकिस्तान के बीच के जो इश्यूज रहते हैं उसकी वजह से पॉलिटिकल टेंशन बनी रहती है. एक तो ये सार्क में साथ में ही मेंबर्स हैं. लो इंट्रा रीजनल ट्रेड, कंट्रीज ट्रेड मोर विद आउटसाइडर्स देन विद ईच कंट्री. मतलब इंट्रा रीजनल ट्रेड तो कम है, साथ में तो ट्रेड इतना कर नहीं रहे जितना ये लोग बाहर की कंट्रीज से ट्रेड कर रहे होते. तो मेंबर कंट्रीज़ के बीच में उतना ट्रेड नहीं हो रहा जितना आउटसाइडर्स से हो रहा है. लेस फाइनेंशियल एंड टेक्निकल कोऑपरेशन कंपेयर टू ईयू और एशियन. इनके में फाइनेंशियल और टेक्निकल कोऑपरेशन बहुत कम है अगर हम कंपेयर करें ईयू के कंपैरिजन में या फिर एशियन के कंपैरिजन में. इन्होंने अचीवमेंट्स क्या करी? सेफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स. इन्होंने ये एरिया अचीव करा है. क्या रिड्यूस करा है इससे? इन्होंने जो भी ट्रेड बैरियर्स है उसे कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया है. रीजनल प्रोजेक्ट्स इन एनर्जी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट. इन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं एनर्जी में, हेल्थ में, एनवायरनमेंट में. रीजनल प्रोजेक्ट्स लेके आए. सार्क डेवलपमेंट फंड फॉर सोशल डेवलपमेंट. सार्क डेवलपमेंट फंड निकाला सोशल डेवलपमेंट के लिए, सोशली लोगों को डेवलप करने के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए. इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इट ट्राइज टू यूनाइट साउथ एशिया, वन ऑफ द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट रीजन्स, फॉर शेयर्ड ग्रोथ. ये क्या ट्राई करता है? साउथ एशिया को यूनाइट करने में, एकजुट बनाने में हेल्प करता है, जो कि वर्ल्ड के पुअरेस्ट रीजन्स हैं, ताकि शेयर्ड ग्रोथ हो सके. स्टिल ग्रोइंग एंड नीड स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकल. ये अभी भी ग्रो कर रहा है और इसको पॉलिटिकल कोऑपरेशन को, स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकल, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कोऑपरेशन की सी ज़रूरत है. देन हमारे पास नेक्स्ट इसमें आता है एशिया के अंदर हमारे पास सार्क एंड एशियन है. तो हमने सार्क पढ़ लिया. अब हम इसमें पढ़ते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास है वो है एशियन. So Association of Southeast Asian Nations. Asian is a strong regional group of 10 Southeast Asian countries. एशियन जो है एक रीजनल ग्रुप है, इसमें 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं. दैट फोकसेस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ. इनका फोकस किस पे? इकोनॉमिक ग्रोथ पे है, पीस पे है, शांति रहे और रीजनल की स्टेबिलिटी बनी रहे. सो इनके मेंबर्स कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रून, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार. की फीचर्स क्या है एशियन के? फर्स्ट है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. एशियन फ्री ट्रेड एरिया एफ्टा रिड्यूसेस टैरिफ्स बिटवीन मेंबर्स. जो मेंबर्स कंट्रीज़ हैं उनके बीच में टैरिफ्स रिड्यूस कर दिया जाता है. कॉमन गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनोवेशन, डिजिटल गोल ग्रोथ. इनके कॉमन गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, इनोवेशन के लिए, डिजिटल ग्रोथ से रिलेटेड. पीस एंड सिक्योरिटी, नॉन इंटरफेरेंस एंड पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. इनके में क्या कि नॉन इंटरफेरेंस रहना है और पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है. पीसफुली कोई भी डिस्प्यूट है तो उसको पीसफुली कहीं ना कहीं सॉल्व किया जा रहा है. पार्टनरशिप, स्ट्रॉन्ग टाइज विद इंडिया, चाइना, जापान एंड अदर्स, एशियन प्लस. इनके टाइज भी स्ट्रॉन्ग है. किस किस के साथ? इंडिया कंट्री के साथ, चाइना के साथ, जापान के साथ एंड अदर कंट्रीज, एशियन प्लस. अचीवमेंट्स इन्होंने क्या क्या लिए हैं? फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक ब्लॉक है इन एशिया. एशिया के अंदर ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक ब्लॉक है. स्टेबल रीजन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट. फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी स्टेबल रीजन है. कॉमन पॉलिसीज़ इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिज़ास्टर मैनेजमेंट. एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में इनकी पॉलिसीज़ भी कॉमन है.
सपोर्ट्स एसएमईज एंड इनोवेशन ड्रिवन इंडस्ट्रीज़। ये एसएमईज को और इनोवेशन जो ड्रिवन इंडस्ट्रीज़ है, जो इनोवेशन से रिलेटेड उनको सपोर्ट करती हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है? एनकरेजेस रीजनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ये रीजनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करती है। कनेक्टिविटी एंड डिजिटल इंटीग्रेशन को बूस्ट करती है। प्रमोट करती है कल्चरल हार्मनी एंड पीस इन साउथ ईस्ट एशिया। पीस को भी और कल्चरल हार्मनी को प्रमोट करती है। कल्चर से रिलेटेड हार्मनी साथ में काम कर रहे हैं। साउथ ईस्ट एशिया में इनका बेसिक कहीं ना कहीं पीस का ज़्यादा आ रहा है। सो कंक्लूजन क्या है कि वाई इज़ इंटीग्रेशन इम्पॉर्टेंट। जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या यहाँ पे हो रहा है कि जब अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं वो साथ में आके एक रीजनल एक मेंबर्स बन जाती हैं, एक साथ ग्रुप में आ जाती हैं, तो वो साथ में जब आ जाती हैं तो बहुत सी चीज़ों का उनको सपोर्ट मिल जाता है, साथ में काम करती हैं, उसकी वजह से बहुत चीज़ें फ्री हो जाती है, ट्रेड फ्री हो गया, टैरिफ्स हट गए। सो उससे क्या इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट हो रही है, सबकी इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है, डेवलपमेंट हो रही है। रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड बैरियर्स बिटवीन नेशंस। जो नेशंस के बीच में बैरियर्स लगे होते हैं, किसी नेशन का कोई बैरियर है, किसी नेशन का कोई बैरियर है, उसको कम करती है। कॉन्फ्लिक्ट्स को कम कर रही है, साथ में मेंबर कंट्रीज़ काम कर रही हैं, रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं, कॉमन पॉलिसीज़ हैं। मेक्स रीजनल ग्रुप्स स्ट्रॉन्गर ग्लोबली। और रीजनल ग्रुप्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है एट अ ग्लोबल लेवल। हेल्प्स कंट्रीज़ कोऑपरेट। कंट्रीज़ की हेल्प करती है कोऑपरेट करने में। कंट्रीज़ की हेल्प करती है कोऑपरेट करने में, compete फेयरली compete करने में, और साथ में प्रोग्रेस करने में। बेनिफिट्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। सो पहले तो हम फिर से ये समझ लेते हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है। जितनी बार हम समझेंगे हमारा आइडिया क्लियर होता रहेगा। इसका मतलब क्या है? कंट्रीज़ जब साथ में आ रही हैं, इन अ रीजन कम टुगेदर, एक रीजन में आती हैं, साथ में आती हैं, अपने ट्रेड्स को रिमूव करती हैं, इकोनॉमिक बैरियर्स को हटाती हैं बिटवीन ईच अदर। जो भी कंट्री साथ में आ रही है उनके बीच में ये टैरिफ्स वगैरह हटाती हैं। जैसे कि कौन कौन से आते हैं टैरिफ, टैक्सेस, रिस्ट्रिक्शंस जो भी हटा देती हैं। क्या प्रमोट करने के लिए? ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, और कोऑपरेशन। इसमें एग्जाम्पल्स ले सकते हैं हम, जैसे EU, यूरोप, उसमें का नॉर्थ अमेरिका, एशिया। अब इसको 2 पार्ट्स में हम ब्रेक कर देते हैं। लाइक बेनिफिट्स, क्या एडवांटेजेस हमें होते हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से? जब हम रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करते हैं क्या फ़ायदे होते हैं? सबसे पहले हमारा ट्रेड क्रिएशन। कंट्रीज़ कैन बाय गुड्स एंड सर्विसेज मोर चीपली फ्रॉम देयर नेबरिंग मेंबर कंट्रीज़। जो भी उनकी मेंबरिंग कंट्रीज़ है, नेबरिंग मेंबर कंट्रीज़ हैं, उससे कंट्रीज़ क्या है, जो भी गुड्स या सर्विसेज है जो परचेज़ करनी होगी, ख़रीदनी होगी, वो बहुत चीपली कर सकती है और सस्ते में ले सकती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स लेते हैं। इंडिया कैन बाय मशीनरी फ्रॉम एशियन एट अ लोअर प्राइस ड्यू टू रिड्यूस टैरिफ्स। इंडिया क्या है, मशीनरी परचेज कर सकती है, मशीनरी ले सकती है एशियन से लोअर प्राइस पे, सस्ते प्राइस पे। क्यों? रिड्यूस्ड टैरिफ्स हैं। वाई इट हेल्प्स चीपर इम्पोर्ट्स इज इक्वल टू लोअर कॉस्ट फॉर कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस। ये हेल्प क्यों करता है? जो चीपर इम्पोर्ट्स है ना, सस्ते जो हमें इम्पोर्ट्स पड़ते हैं, सो इसका मतलब लोअर कॉस्ट फॉर कंज्यूमर्स के लिए लोअर कॉस्ट आएगी, और बिजनेसेस के लिए इज इक्वल टू इकोनॉमिक ग्रोथ। और इससे क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होएगी। सब इंटरकनेक्टेड है। चीपर इंपोर्ट्स होंगे, कंज्यूमर्स के लिए लोअर कॉस्ट होगी, बिजनेसेस के लिए भी होगी, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है। सेकंड हमारे पास क्या बेनिफिट आता है? एक्सेस टू लार्जर मार्केट। अब बिजनेसेस इन वन मेंबर कंट्री कैन सेल इट्स प्रोडक्ट्स टू द एंटायर रीजन विदाउट फेसिंग एक्स्ट्रा टैक्सेस और रूल्स। एक बिजनेस एक मेंबर कंट्री में एक जो बिज़नेस है वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकता है पूरे इंटायर रीजन में बिना फेसिंग एक्स्ट्रा टैक्सेस और रूल्स। ना उसको एक्स्ट्रा टैक्सेस फेस करने पड़ेंगे, ना रूल्स रिस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ेगी, बट वो पूरे रीजन में तब भी बेच सकता है। तो उसको इससे बेनिफिट हो रहा है, उसे एक लार्जर मार्केट का एक्सेस मिल रहा है। एग्जाम्पल, अ फ्रेंच कंपनी कैन ईजिली सेल इन जर्मनी और स्पेन। EU एक फ्रेंच कंपनी जो है वो जर्मनी या फिर स्पेन में ईजिली अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकती है। EU के पार्ट है। क्यों ये हेल्प करता है? ज़्यादा कस्टमर, ज़्यादा सेल, ज़्यादा प्रॉफिट। अभी कैसे हेल्प कर रहा है? जितने ज़्यादा कस्टमर्स होंगे उतना ही हमारी सेल्स होंगी, उतनी हमारी बिक्री होएगी। जितनी ज़्यादा हमारी सेल्स होगी उतना ज़्यादा हमारे को फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा। थर्ड हमारे पास बेनिफिट आता है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर्स फील मोर कॉन्फिडेंट टू इन्वेस्ट इन अ स्टेबल एंड यूनाइटेड इकोनॉमिक जोन। अब इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है।
इन्वेस्टर्स जो है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट किस में होंगे इन्वेस्ट करने में, जो ज़्यादा स्टेबल है, जो ज़्यादा यूनाइटेड इकोनॉमिक जोन है। इन्हें पता है यहाँ पे यूनिटी ज़्यादा है, स्टेबल भी है, तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना सही समझेंगे। एग्जाम्पल, एशियन अट्रैक्ट्स फॉरेन इन्वेस्टर्स ड्यू टू इट्स ट्रेड फ्रेंडली एनवायरनमेंट। एशियन जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, क्यों? क्योंकि इनकी जो एनवायरनमेंट है वो ट्रेड फ्रेंडली है, बहुत फ्रेंडली है ट्रेड के लिए। क्या ये कैसे हेल्प करता है, क्यों हेल्प करता है? ब्रिंग्स न्यू टेक्नोलॉजी, ये नई टेक्नोलॉजी को लाता है, ठीक है, कैपिटल लाता है एंड जॉब्स लेके आता है। देन हमारे पास नेक्स्ट है बेनिफिट, बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज एफिशिएंसी। ईच कंट्री फोकसेस ऑन व्हाट इट डज बेस्ट एंड ट्रेड्स फॉर द रेस्ट। हर कंट्री जो है वो किस पे फोकस करती है कि वो सबसे बेस्ट क्या कर रही है उस पर, और जो चीज़ नहीं इतना खास होती वो ट्रेड कर लेती है बाहर से। ट्रेड किसके लिए कर देती है? फॉर द रेस्ट। जो अच्छा कर रही है उस पर फोकस करती है और जो नहीं वो बाहर से ट्रेड कर लेती है। कंपैरेटिव एडवांटेज का ये पार्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल, इंडिया में फोकस ऑन आईटी, इंडिया फोकस करता है आईटी पे, वाइल बांग्लादेश में फोकस ऑन टेक्सटाइल्स, और बांग्लादेश जो है वो टेक्सटाइल्स पे फोकस कर सकता है। वाई इट हेल्प्स कंट्री सेव टाइम, कंट्री अपना टाइम बचाती हैं, कॉस्ट बचाती हैं, एफर्ट बचाती हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। देन हमारे पास नेक्स्ट बेनिफिट आता है इम्प्रूवमेंट इन पॉलिटिकल रिलेशंस। कंट्रीज इन इकोनॉमिक ग्रुप्स वर्क टुगेदर पीसफुली। जो इकोनॉमिक ग्रुप्स के अंदर कंट्रीज़ होती हैं ना, वो साथ में बहुत शांति से काम करती हैं। रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ वॉर और कॉन्फ्लिक्ट। इससे क्या होता है, कोई लड़ाई या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट के जो चांसेस होने भी होंगे वो भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि साथ में पीसफुली काम कर रही हैं। एग्जाम्पल्स, EU वॉज ओरिजिनली फॉर्म टू अवॉइड फ्यूचर वॉर्स इन यूरोप। EU को बेसिक जो इनका ओरिजिनली इन्होंने बनाया ही क्यों था, वो इसलिए बनाया था कि भाई फ्यूचर में कोई वॉर्स ना हो यूरोप में, तो इन्होंने EU जनरेट कर दिया। वाइट हेल्प्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्गर डिप्लोमेटिक रिलेशंस। क्यों हेल्प करता है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहता है और स्ट्रॉन्गर डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाता है। देन नेक्स्ट बेनिफिट हमारा क्या है? बूस्ट टू एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। मोर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मीन मोर जॉब। देखो, ज़्यादा ट्रेड होगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, इसका मतलब क्या है? ज़्यादा जॉब्स होंगी, स्पेशली इन इंडस्ट्रीज़ लाइक मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। ज़्यादातर उन इंडस्ट्रीज़ में जो कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्ट और भी होंगे। ये हेल्प क्यों कर रहा है, क्यों करता है? रेजेस लिविंग स्टैंडर्ड्स, ये लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाता है और अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट बेनिफिट हमारा क्या है? कंज्यूमर बेनिफिट्स। So consumer gets more variety, better quality and cheaper products due to competition. Competition की वजह से consumers को ज़्यादा से ज़्यादा variety के options मिल पाते हैं, quality अच्छी मिलती हैं और products भी सस्ते मिलते हैं। Why it helps improves consumer satisfaction, ये consumer के satisfaction को improve करता है और choices को बढ़ाता है। अब जब बात करते हैं कॉस्ट की, डिसएडवांटेजेस की ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। सो पहला डिसएडवांटेज क्या है? ट्रेड डाइवर्जन। अ कंट्री मे बाय गुड्स फ्रॉम अ मेंबर कंट्री इवन इफ अ नॉन मेंबर कंट्री ऑफर्स इट चीपर जस्ट टू फॉलो द अग्रीमेंट। अग्रीमेंट को सिर्फ फॉलो करने के लिए एक कंट्री को गुड्स खरीदने पड़ सकते हैं अपनी मेंबर कंट्री से, चाहे उसे नॉन मेंबर कंट्री उसे सस्ते में प्रोडक्ट दे रही हो, फिर भी आपको मेंबर कंट्री से लेना पड़ता है क्योंकि अग्रीमेंट है। एग्जाम्पल, इंडिया मे बाय एक्सपेंसिव शुगर फ्रॉम सार्क कंट्री इंस्टेड ऑफ चीपर शुगर फ्रॉम ब्राज़ील। इंडिया जो है वो खरीद सकता है एक्सपेंसिव शुगर किससे? सार्क की कंट्री से, इंस्टेड ऑफ चीपर शुगर, जो कि उसको सस्ती शुगर ब्राज़ील से भी मिल सकती है, फिर भी वो उससे भी खरीद सकते हैं क्योंकि वो उसका पार्ट है। वाई इट्स बैड, क्यों ये बैड है? लीड्स टू इनएफिशिएंट ट्रेड एंड हायर कॉस्ट। ये इनएफिशिएंट ट्रेड लेके जाता है और कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है। सेकेंड हमारे पास डिसएडवांटेज है लॉस ऑफ नेशनल कंट्रोल। कंट्रीज में हैव टू फॉलो कॉमन रूल्स एंड पॉलिसीज। कंट्रीज़ को कॉमन रूल्स जो बने हुए हैं, पॉलिसीज़ जो बनी हैं सेम, उसको भी फॉलो करना पड़ सकता है इवन इफ दे डोंट सूट देयर ओन इकोनॉमी। चाहे वो उनकी खुद की इकोनॉमी पे सूट भी ना करे पॉलिसीज़, फिर भी फॉलो करना पड़ सकता है। एग्जाम्पल, इन EU मेंबर कंट्रीज़ फॉलो EU वाइड रूल्स। EU में क्या है, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उस रीजन की, उनको EU के वाइड रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, जो कि कुछ कंट्रोल को लॉस कर देता है। क्यों ये बैड है? रिड्यूसेस अ कंट्रीज फ्रीडम। ये कंट्री की फ्रीडम को कम करता है, जो कि वो अपने खुद के इंडिपेंडेंट डिसीजंस बना सकता था, उसको कम करता है, उसको रिड्यूस कर देता है, मतलब उसको कंट्री की फ्रीडम को कम करता है।
नेक्स्ट हमारे पास जो है डिसएडवांटेज है वो है अनइक्वल बेनिफिट्स। स्ट्रॉन्गर कंट्रीज बेनिफिट मोर देन अ वीकर वंस। जो स्ट्रॉन्ग कंट्री होगी उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा जो कि वीकर वंस हैं उनसे। एग्जाम्पल, इन एशियन डेवलप्ड मेंबर्स लाइक सिंगापुर में बेनिफिट मोर देन कम्बोडिया। अब एशियन में मेंबर कंट्रीज़ में जो डेवलप्ड मेंबर्स हैं जैसे कि सिंगापुर, उसको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है कम्बोडिया से। क्यों ये बैड है? कैन क्रिएट इम्बैलेंस एंड टेंशन अमंग मेंबर कंट्रीज़। अब ये मेंबर कंट्रीज़ के बीच में इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है, उनके बीच में टेंशन आ सकती है मेंबर कंट्रीज़ में। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है थ्रेट टू लोकल इंडस्ट्रीज़। लोकल इंडस्ट्रीज़ मे नॉट सर्वाइव इन कॉम्पिटिशन। जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगी इस कॉम्पिटिशन में विद पावरफुल फॉरेन कंपनीज फ्रॉम अदर मेंबर्स कंट्रीज़। अब बहुत सी कंट्रीज साथ में मिलकर एक रीजन बना रही हैं, तो उसमें जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं एक रीजन की या एक कंट्री की, वो तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी क्योंकि पावरफुल फॉरेन कंट्रीज़ जो हैं, फॉरेन कंपनीज़ जो हैं, फॉरेन की जो दूसरी कंट्री की कंपनीज़ हैं जो पावरफुल हैं, उसका जो कंपटीशन होगा तो उसमें वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगी जो कि अदर मेंबर कंट्रीज़ की हैं। ठीक है, क्यों? वाई इट्स बैड? लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट को लेके जाता है एंड क्लोजर ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। जो छोटे बिजनेसेस हैं वो ठप हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे इसकी वजह से। देन नेक्स्ट डिसएडवांटेज है हमारे पास जॉब लॉस इन सम सेक्टर। सम वर्कर्स मे लॉस जॉब इफ़ देयर इंडस्ट्री बिकम्स अनकम्पिटिटिव इन द इंटीग्रेटेड मार्केट। इंटीग्रेटेड मार्केट में कुछ इंडस्ट्रीज़ अगर अनकम्पिटिटिव और कम्पीट नहीं कर पाई तो वहाँ के जो वर्कर्स हैं वो अपनी लॉस जॉब जो है वो खो देंगे। वाइट्स बैड क्रिएट सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है एंड नीड फॉर रिस्ट्रेनिंग वर्कर्स। और रिस्ट्रेनिंग वर्कर्स की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, रीट्रेनिंग वर्कर्स। तो यहाँ पे वर्कर्स को फिर से ट्रेन करने की भी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास डिसएडवांटेज है ओवर डिपेंडेंस। कंट्रीज में बिकम टू डिपेंडेंट ऑन द ग्रुप और अ पावरफुल मेंबर कंट्री। अब कंट्रीज साथ में जब मिलके काम कर रही हैं, मेंबर्स बन रही हैं, एक रीजन में आ रही हैं, तो कंट्रीज़ एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हो सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, एक पावरफुल मेंबर कंट्री पे एक कंट्री भी डिपेंड हो सकती है, या तो ग्रुप पे हो जाएंगी कंट्रीज डिपेंडेंट, या पावरफुल मेंबर कंट्री पे भी हो सकती हैं। वाई इट्स बैड? इफ़ द मेन कंट्री फेसेस अ क्राइसिस। अगर जो मेन कंट्री है उसमें क्राइसिस आ गया, द होल रीजन में सफ़र। क्योंकि आपने एक पावरफुल कंट्रीज़ ने एक पावरफुल मेंबर कंट्री है उस पर सारा डिपेंडेंस दे दिया, अब उसी में क्राइसिस आ गया मेन कंट्री में ही, तो जो पूरा रीजन है उसको सफ़र करने पड़ेगा क्योंकि पूरे रीजन के जो मेंबर कंट्रीज थे उनका कहीं ना कहीं डिपेंडेंस किस पे था? मेन कंट्री पे था। एग्जाम्पल, यूरोजोन क्राइसिस, यूरोजोन का क्राइसिस होगा। कंक्लूजन में हम देखते हैं रीजनल इंटीग्रेशन ब्रिंग्स मेनी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स। रीजनल इंटीग्रेशन से बहुत से इकोनॉमिक और बहुत से पॉलिटिकल बेनिफिट्स आते हैं, बट इट ऑल्सो कम्स विद सर्टेन रिस्क। बट इसमें कुछ रिस्क भी आते हैं, कॉस्ट भी लगती है। इट वर्क्स बेस्ट व्हेन, ये बेस्ट कब वर्क करती है? जब कंट्रीज़ आर रेडी टू कोऑपरेट। जब कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से रेडी हैं, वो कोऑपरेट करने के लिए रेडी हैं। बेनिफिट्स आर फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो बेनिफिट्स आ रहे हैं वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं सही तरीके से, फेयरली। देयर इज सपोर्ट फॉर वीकर मेंबर्स। जो वीकर मेंबर्स हैं उनके लिए सपोर्ट भी अवेलेबल है। ठीक है, उनको सपोर्ट दिया जा रहा है। टॉपिक है International Economic Organizations. These are global institutes that help promote trade, finance and economic cooperation among countries. ये global institutions हैं जो किस चीज़ में मदद करते हैं? ट्रेड जो है, व्यापार, फाइनेंस, पैसों से रिलेटेड, एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कंट्रीज़ के बीच में, उनको प्रमोट करने में ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस मदद करते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस ये इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे कौन सी हैं? WTO, दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम WTO से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। भाई ये WTO क्या है? WTO इज़ द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट डील्स विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन कंट्रीज़। जो हमने बात करी, इतनी देर से हम बात कर रहे हैं कि कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड चल रहा है, अब यहाँ पे ये WTO का क्या काम है? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो है ही, हमें पता है, पर ये डील किसके साथ कर रही है? जो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड है ना, उनके जो रूल्स बनाए गए हैं उसके साथ डील करती है ये।
ठीक है, जो भी रूल्स ऑफ ट्रेड हैं कंट्रीज़ के बीच में, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1995। इसे 1995 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, इसको गैट को रिप्लेस करके गैट किया था, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। हेडक्वार्टर्स इनके कहाँ पे हैं? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। मेंबर्स कौन है? ओवर 160 प्लस कंट्रीज़, 160 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं। गोल क्या है इसका? टू हेल्प इंटरनेशनल ट्रेड फ्लो फ्रीली, कि इंटरनेशनल का जो ट्रेड का फ्लो है वो फ्रीली चले, फेयरली चले और प्रिडिक्टिवली चले। समझ के आगे क्या होने वाला है, ठीक है। WTO के फंक्शंस क्या है? ये ट्रेड नेगोशिएशंस में मदद करता है। WTO ऑर्गेनाइजेस डिस्कशंस बिटवीन कंट्रीज टू रिड्यूस टैरिफ्स। ये कंट्रीज जो हैं उनके बीच में जो है डिस्कशंस ऑर्गेनाइज करता है। एक ऑर्गेनाइज करवा दिया डिस्कशन जिसमें कंट्रीज डिस्कस कर रही हैं, और उसमें ये क्या कंट्रीज में जो डिस्कशन करवाता है किसके लिए करवाता है? टैरिफ को कम करवाने के लिए, टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट्स, जो इम्पोर्ट्स पे टैक्सेस लग रहे हैं, रिमूव ट्रेड बैरियर्स को हटवाने में, और क्रिएट ग्लोबल ट्रेड अग्रीमेंट्स, और ग्लोबल ट्रेड अग्रीमेंट्स बनवाने में ये हेल्प करता है। फिर सेकंड इसका फंक्शन क्या है? मॉनिटर्स ट्रेड पॉलिसीज़। इट रिव्यूज़ ट्रेड पॉलिसीज़ ऑफ मेंबर कंट्रीज़। जो मेंबर कंट्रीज़ एक रीजन में है उनकी जो ट्रेड पॉलिसीज़ है उसको ये रिव्यू करता है, टू मेक श्योर एवरीवन फॉलोज द रूल्स। ये समझने के लिए और ये ध्यान देने के लिए कि भाई सारी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो रूल्स को फॉलो कर रही हों। सेटल्स ट्रेड डिस्प्यूट्स इफ़ टू कंट्रीज हैव अ ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट। अगर दो कंट्रीज़ हैं उनमें कोई ट्रेड से रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई बहसबाजी हो गई, सो WTO एक्ट्स लाइक अ कोर्ट। अब यहाँ पे जब कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है सो एक कोर्ट होता है, वहाँ पे आप केस करते हो। लाइक WTO यहाँ पे एक कोर्ट की तरह एक्ट करता है और इसको रिजॉल्व करने के लिए ही कोर्ट की तरह एक्ट करता है अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन आता है प्रमोट्स फेयर कंपटीशन। इट इंश्योर्स नो कंट्री यूजेस अनफेयर प्रैक्टिस। ये भी इंश्योर करता है कि भाई कोई कंट्री ऐसी ना हो जो अनफेयर प्रैक्टिस को यूज़ कर रही हो, लाइक डंपिंग और गिविंग हैवी सब्सिडीज़। ठीक है, क्या डंपिंग कर रही है या फिर सब्सिडीज़ हैवी सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस, हेल्प्स डेवलपिंग कंट्रीज विद ट्रेड रिलेटेड ट्रेनिंग एंड नॉलेज। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जो अभी डेवलप्ड पूरी नहीं हुई हैं, अभी डेवलपिंग है, मतलब अभी डेवलप हो रही हैं, उस प्रोसेस में है डेवलप होने में, सो उनको ये हेल्प करता है ट्रेड रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करने में और नॉलेज देने में, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज अभी डेवलप हो रही हैं। ओके, अब WTO का स्ट्रक्चर क्या है? WTO इज़ मैनेज्ड बाय वेरियस काउंसिल्स एंड कमिटीज़। अब WTO ना बहुत सी काउंसिल्स हैं, बहुत सी कमिटीज़ है जिससे WTO को मैनेज करा जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है? बॉडी क्या है यहाँ पे? सबसे पहले मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। इनका रोल क्या होता है? टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है ये, सबसे ज़्यादा टॉप जो मेन रोल है। ठीक है, ये मीट्स एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में मिलती हैं। ठीक है, जनरल काउंसिल कौन है? ये जो दूसरी बॉडी कौन है? मैनेजेस डेली वर्क एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स। ये जो डेली वर्क है उसको मैनेज करती हैं, ट्रेड के जो भी डिस्प्यूट्स हैं उसको मैनेज करती हैं। थर्ड बॉडी है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, हैंडल्स ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स। ट्रेड में कोई भी जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया उसको ये हैंडल करती है बिटवीन कंट्रीज़ के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है तो उसको हैंडल करने में डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी आती है। देन लास्ट हमारे पास है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, रिव्यू मेंबर्स कंट्रीज ट्रेड पॉलिसीज़। ये मेंबर जो कंट्रीज़ हैं, एक रीजन में मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनकी जो ट्रेड की पॉलिसीज़ बनी है उसको रिव्यू करती है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं जो नेम है उसी से उनका वर्क भी बताया गया है। ट्रेड पॉलिसी में ट्रेड पॉलिसीज चेक कर रहे हैं, डिस्प्यूट में डिस्प्यूट हैंडल कर रहे हैं, जनरल काउंसिल जो डेली वर्क कर रही हैं, एंड मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस मिनिस्टर टॉप डिसीजन मेकिंग है। अब बात करते हैं WTO का स्कोप क्या है। WTO कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ एरिया। WTO एक वाइड रेंज एरिया का कवर करता है। इसमें कौन, जैसे कि हमारे पास क्या क्या आया? गुड्स, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, बेकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म एक्सेट्रा, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म एक्सेट्रा। देन हमारे पास आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कि कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, डिस्प्यूट सेटलमेंट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट फॉर पुअर कंट्रीज़। पुअर कंट्रीज़ को भी हमने फंक्शंस में देखा कैसे उनकी डेवलपमेंट के लिए उन्हें नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेड रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं।
और सेकंड हमारे पास जो आती है ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज वर्ल्ड बैंक. सो व्हाट इज वर्ल्ड बैंक? द वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट गिव्स लोन्स एंड एडवाइस टू डेवलपिंग कंट्रीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. वर्ल्ड बैंक, देखो बैंक से हमें कहीं ना कहीं समझ आ रहा है फाइनेंस, पैसा, है ना. सो द वर्ल्ड बैंक क्या है यहाँ पे? एक इंटरनेशनल, ग्लोबली इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. फाइनेंस से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूशन है जो लोन प्रोवाइड करता है, उधार पे पैसा देता है, या फिर और क्या करता है, पैसे के साथ एडवाइस भी देता है. किसको? डेवलपिंग कंट्रीज़ को. जो कंट्रीज़ अभी डेवलप हो रही हैं उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए ये लोन एंड एडवाइस प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को. ये 1944 में फॉर्म की गई थी. हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC, USA. मेंबर्स कौन है? ओवर 180 प्लस कंट्रीज़, 180 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ मेंबर्स हैं. ओके, सो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वर्ल्ड बैंक के? ये पॉवर्टी रिड्यूस करता है, भाई गरीबी को हटाता है, by funding infrastructural projects like roads, electricity, schools, etc. ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उसको फंड करता है. ठीक है, उसको फंड करने से क्या होता है? जैसे रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल्स, इससे रिलेटेड जो फंड्स हैं उसको फंडिंग करता है. तो उससे क्या है? ये पॉवर्टी को रिड्यूस, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्प्रूव करता है. ये कंट्रीज़ को हेल्प करता है, कंट्रीज़ को उनकी इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर और हेल्थ को इम्प्रूव करने में. थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? एनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. वर्क्स विद प्राइवेट कंपनीज़ के साथ वर्क करता है टू इन्वेस्ट करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जो कंट्रीज अभी डेवलप हो रही है उनमें इन्वेस्ट करने के लिए. और वर्ल्ड बैंक का स्ट्रक्चर क्या है? वर्ल्ड बैंक हैज़ 5 पार्ट्स. वर्ल्ड बैंक के 5 पार्ट्स हैं, बट द टू मेन वंस आर, बट जो 2 मेन है ना, वैसे तो 5 है बट 2 मेन है. जो मेन है वो हम यहाँ बात करते हैं. सबसे पहला इंस्टीट्यूशन है IBRD, दैट इज़ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. इसका रोल क्या होता है? लोन्स टू मिडिल इनकम कंट्रीज़. ऐसी कंट्रीज़ जो मिडिल इनकम जनरेट कर रही हैं उनको ये लोन प्रोवाइड करता है. कौन सा इंस्टीट्यूशन? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. वैसे इसके नाम में जहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिकन्स्ट्रक्शन के लिए और डेवलपमेंट के लिए ये एक बैंक है, तो इसका काम क्या है? ये लोन मिडिल इनकम कंट्रीज़ को प्रोवाइड कर रहा है, उनकी डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हो रही है. फिर दूसरा इंस्टीट्यूशन है हमारे पास IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन. इसका रोल क्या है? लोन्स एंड ग्रांट्स टू पुअरेस्ट, जो सबसे पुअरेस्ट में आ रहे हैं उनको लोन्स और ग्रांट्स प्रोवाइड करना. इसका काम, ये कौन सा इंस्टीट्यूशन है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट. इसमें सिर्फ डेवलपमेंट एसोसिएशन है, सो इसका ये काम है. जब हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के फंक्शंस की, सो ये लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं लो इंटरेस्ट पे, मतलब लोन तो प्रोवाइड कर रहे हैं लंबे समय के लिए और इसका इंटरेस्ट रेट भी कम है. ठीक है. हेल्प्स इन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. ये प्रोजेक्ट की प्लानिंग, कैसे प्रोजेक्ट प्लान वगैरह सब कुछ करने के लिए भी हेल्प करता है, प्लस उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसमें भी हेल्प करता है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इनकरेज करता है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या? आप आज रिसोर्सेज इस तरीके से यूज़ करो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए वो रिसोर्सेज बच पाए, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को भी प्रमोट कर रहा है, इनकरेज कर रहा है, प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग. अब हमारे पास थर्ड जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. अब ये IMF क्या है? एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है दैट हेल्प्स कंट्रीज फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स और करेंसी क्राइसिस. जो BOP हमने पढ़ा था. सो अगर कोई कंट्री BOP से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रही है या फिर करेंसी में कोई क्राइसिस है, उसको ये हेल्प करता है. कौन? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है. ये प्रमोट करता है मॉनेटरी कॉर्पोरेशन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ये प्रमोट करता है, उसको कहीं ना कहीं लेके चलता है. और मॉनेटरी कोऑपरेशन. ये 1944 में फॉर्म की गई थी. हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन में है, DC USA. मेंबर्स 190 प्लस कंट्रीज़ हैं. मेन फंक्शंस क्या हैं IMF के? मॉनेटरी कॉर्पोरेशन है, ये प्रमोट करता है कॉर्पोरेशन अमंग कंट्रीज रिगार्डिंग एक्सचेंज रेट्स एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़. जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में एक्सचेंज रेट के रिगार्डिंग या और फाइनेंशियल पॉलिसीज़ जो हैं उसके रिगार्डिंग
कॉपरेशन को प्रमोट करता है, और साथ में काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट करके कर रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट, ये शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है, गिव शॉर्ट टर्म लोन्स टू कंट्रीज दैट हैव फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेज और बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम। ऐसी कंट्रीज जिसमें फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज है, कमी है, या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, उनको शॉर्ट टर्म बेसिस पे लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। मेंटेनिंग एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ये एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, मॉनिटर्स करेंसी वैल्यूज एंड ट्राइज टू प्रिवेंट मेजर फ्लक्चुएशंस। ये करेंसी की वैल्यू को देखता है, मॉनिटर करता है, समझता है, और ये भी कोशिश करता है कि जो मेजर फ्लक्चुएशंस ना हो उसको बचाता है, प्रिवेंट करता है मेजर फ्लक्चुएशंस होने से, ठीक है, ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो रही हो या कुछ। मॉनिटरिंग ग्लोबल इकोनॉमी, कीप्स एन आई ऑन द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स, ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पे नज़र रखता है, एंड पब्लिशेस रिपोर्ट्स, और रिपोर्ट को पब्लिश करता है। सो ये ग्लोबल इकोनॉमी को मॉनिटर करता है, ठीक है। फिफ्थ फंक्शन क्या है इसका, कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रोवाइड्स ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एडवाइस टू मेंबर्स कंट्रीज, ये ट्रेनिंग और टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करता है जो भी मेंबर कंट्रीज होती हैं, एक मेंबर कंट्रीज में आई होती हैं, और सेंट्रल बैंक्स एंड फाइनेंस मिनिस्टर्स, इन सबको क्या प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एडवाइस, ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या है आईएमएफ का, बॉडी एंड रोल। सो सबसे पहली बॉडी क्या है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है ये, ठीक है, मेन डिसीजंस लेती हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ये डेली ऑपरेशंस में काम करती हैं एंड लोन अप्रूवल्स में काम करती हैं। देन थर्ड बॉडी है हमारे पास मैनेजिंग डायरेक्टर, ये हेड ऑफ आईएमएफ है, ठीक है, इलेक्टेड बाय एग्जीक्यूटिव बोर्ड, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने जिन्हें इलेक्ट किया है वो है ये। अब हमारे पास समरी टेबल में हम बात करते हैं, तो हमने 3 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा। सबसे पहले क्या थी, WTO, ठीक है, इसका पर्पस क्या था, ग्लोबल ट्रेड रूल्स में प्रमोट करना, ठीक है, और कैसा सपोर्ट ये देती थी, ये ट्रेड रूल्स को हैंडल्स करती थी, डिस्प्यूट्स को हैंडल्स करती थी जो कंट्रीज के बीच में हो रहे हैं। वर्ल्ड बैंक जो हमने पढ़ा, ये पुअर कंट्रीज को डेवलप करने के लिए है, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म लोन्स देती है डेवलपमेंट के लिए। फिर आईएमएफ हमने पढ़ा, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, ये शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है। हमने देखा कि वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म कराता है और आईएमएफ जो है शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है, करेंसी को फिक्स करने के लिए, या बीओपी के कोई भी इश्यूज है तो उसको फिक्स करने के लिए, ठीक है। सो दिस वाज इट इन यूनिट नंबर 4।